अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन की, यानी B2H6 के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जो B2H6 है ये क्या है, BH3 का डाइमराइज फॉर्म है। BH3 का क्या है, डाइमराइज फॉर्म है, यानी हम दो BH3 को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा B2H6 का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, अब देखिए एक BH3 ये है, एक बोरान, इसके 3 हाइड्रोजन है। एक BH3 ये है, देखिए दूसरा BH3 ये हो गया, एक बोरान, इसके 3 हाइड्रोजन है। ठीक, अब देखिए इन दोनों जो है, एक ये वाला BH3 ये वाला BH3, इन दोनों को हम कैसे जोड़ेंगे। अब देखिए एक ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया है, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया है। ठीक, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हाइड्रोजन है वो कितना, मतलब उसके ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन में भरे जा सकते हैं हाइड्रोजन के। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ऑलरेडी इसके साथ बॉन्ड पहले ही बना चुका है। ये हाइड्रोजन क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ पहले ही ऑलरेडी ये बॉन्ड बना चुका है BH3। ठीक, एक BH3 बना चुका है। ठीक, ऐसे ये वाला भी जो हाइड्रोजन है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ऑलरेडी बॉन्ड बना चुका है। ठीक, तो ये वाला जो कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, ये वाला जो बन रहा है कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती, विदाउट शेयरिंग वाला कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ये। ठीक, तो ये वाला जो हाइड्रोजन वापस इससे जुड़ा है ये वाला BH3 से, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हुई। ठीक, ये एक ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं है। ऐसे ये वाला भी जो बना है बॉन्ड, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हुई। ओके, जिसको मैंने ऐसे एरो करके दिखाया, ये इसमें कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं कि जो ये जो 4 हाइड्रोजन है, एक ये वाला, एक ये वाला हाइड्रोजन, एक ये वाला, एक ये वाला हाइड्रोजन। ठीक, और ये दोनों जो बोरॉन है ये सब क्या है, प्लेन है, एक ही प्लेन में, एक मैं प्लेन बना दे रहा हूँ, इसी प्लेन में है। ठीक, यानी इस कागज के प्लेन में है। ओके, एक बार फिर देख लीजिए, ये वाला जो ये 4 हाइड्रोजन है और ये दोनों जो बोरॉन है, ये सब क्या है, एक ही प्लेन में है। अब बाकी जो बीच वाले हैं इसको हम बोलते हैं ब्रिज हाइड्रोजन, जो ब्रिज वाला फॉर्म कर रहे हैं। तो जो ब्रिज वाले दोनों हाइड्रोजन है ये क्या होते हैं, आउट ऑफ प्लेन होते हैं। ठीक, तो ये जो ब्रिज फॉर्म कर रहे हैं ये दोनों हाइड्रोजन, ये क्या होते हैं, आउट ऑफ प्लेन होते हैं। ठीक, तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या आउट ऑफ प्लेन है, बाकी जो ये दोनों बोरॉन है और बाकी ये 4 जो हाइड्रोजन है ये सभी क्या है, प्लेन में, केवल यही दोनों क्या है, आउट ऑफ प्लेन है, ये जो ब्रिज वाले हाइड्रोजन है। ओके, तो देखिए भैया एनसीईआरटी लिखता है जो 4 बोरॉन है, 4 बोरॉन और सॉरी 4 हाइड्रोजन और जो 2 बोरॉन है, ये 4 हाइड्रोजन जो है और ये 2 बोरॉन है, ये क्या है, आर लाई ऑन सेम ऑन वन प्लेन। ठीक, यानी ये 4 हाइड्रोजन और ये दोनों जो बोरॉन है एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक, अब बात बोलता है 2 ब्रिज हाइड्रोजन, यानी 2 ब्रिज हाइड्रोजन जो हैं वो क्या कर होते हैं, आउट ऑफ प्लेन लाई करते हैं। तो कहाँ लाई करते हैं, आउट ऑफ प्लेन लाई करते हैं। ओके, अब देखिए बात करते हैं जो प्लेन बोरॉन, प्लेन में जो प्लेन बोरॉन है। ठीक, बोरॉन और हाइड्रोजन जो प्लेन वाले हैं, ठीक, या इसको टर्मिनल बोरॉन भी बोलते हैं, टर्मिनल वाला, टर्मिनल बोरॉन या प्लेन बोरॉन बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं क्या है, 2 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, एक ये सेंटर, एक ये सेंटर, 2 सेंटर है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी आप देख सकते हैं 2 सेंटर है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, यहाँ भी देख सकते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है। इन टर्मिनल वाले बोरॉन यानी जो प्लेन वाले बोरॉन है ये क्या है, इसमें 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, देख सकते हैं आप। ठीक, अब बाकी बात करते हैं जो ब्रिज वाला बोरॉन है, देखिए ये है ब्रिज वाला। ठीक, ये ब्रिज वाला बोरॉन और हाइड्रोजन है। ओके, ऐसे ये वाला भी ब्रिज वाला बोरॉन और हाइड्रोजन है। इसमें क्या होता है, 3 सेंटर है, 1 2 3, 3 सेंटर है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है, खाली 2। ठीक, ऐसे यहाँ भी देख सकते हैं 3 सेंटर, 1 2 3 सेंटर है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, केवल 2। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है, आपके नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है, जो ब्रिज वाले बोरॉन में क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं इसमें। ओके, और जो प्लेन वाले होते हैं या टर्मिनल बोरॉन्स होते हैं उसमें क्या होता है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिए, इसमें सभी लाइन इंपॉर्टेंट है, आपके सभी नीट में क्वेश्चन आए हैं सभी लाइन से। ठीक, बात करते हैं हाइब्रिडेशन ऑफ बोरॉन, तो क्या होता है, sp3 होता है। ठीक, तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है। तो देखिए ऐसे आप निकालोगे, यदि आप ऐसे निकालोगे तो आपका sp2 आएगा। तो इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे निकालेंगे, अलग से आप निकालेंगे तो आपका sp2 आएगा। लेकिन आपको यदि डाइबोरेन के फॉर्म में निकालेंगे, यानी क्या होता है, ये डाइमराइज फॉर्म में होता है, यदि आप BH3 का केवल निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, sp2 आएगा। ठीक, इसका B2H6 यानी डाइमराइज फॉर्म का निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, sp3 आएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बोरॉन क्या है, 4 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए क्या हो गया, sp3 हो गया। ओके, इसके पास कोई लोन पेयर भी नहीं है, तो 4 बॉन्ड बना रहा है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं, यानी क्या हो गया, sp3 हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक, आपके नीट में क्वेश्चन आया था 2022 का। ठीक, अब बात करते हैं बॉन्ड लेंथ। तो देखिए बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो सिंपल से याद कर लीजिए, बॉन्ड लेंथ किसका होगा, जो ब्रिज वाला है उसका लेंथ ज़्यादा होगा, वो बहुत ऊँचे तक उड़ जाएगा ना, बीच वाला बहुत ऊँचा लंबा बना लेगा, अपना नाम से ही ब्रिज, तो ब्रिज बहुत लंबा होगा, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो ब्रिज वाला जो हाइड्रोजन उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा प्लेन वाले हाइड्रोजन से। ओके, तो ब्रिज वाला हाइड्रोजन उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा प्लेन वाले हाइड्रोजन से। ये सभी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद करना है। एक बार फिर देख लीजिए, 4 हाइड्रोजन 2 बोरॉन क्या है, सेम मतलब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। 4 हाइड्रोजन और 2 बोरॉन एक ही प्लेन में लाई करते हैं। 2 ब्रिज हाइड्रोजन है वो आउट ऑफ प्लेन होते हैं, 2 ब्रिज हाइड्रोजन आउट ऑफ प्लेन होते हैं। जो प्लेन बोरॉन होते हैं ये क्या होता है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। और ब्रिज वाले जो बोरॉन्स होते हैं वो क्या होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। इनका हाइब्रिडेशन क्या होता है, बोरॉन का इसमें sp3 आता है। ठीक, अब बात करते हैं बॉन्ड लेंथ, तो ब्रिज वाले हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है प्लेन या टर्मिनल बोरॉन से। ओके,
तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद करना है। देखिए नीट 2022 का क्वेश्चन इसी बार का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डाइबोरेन। तो डाइबोरेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है। पहला क्या बोला है, दे आर टू मतलब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसमें क्या होता है 3 मतलब 2 ऐसे होते हैं जिसमें पास क्या होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। ओके, तो सही बात है, यानी वो ब्रिज वाले की बात कर रहा है। ब्रिज वाले में क्या होता है 2 ब्रिज वाले पाए जाते हैं हाइड्रोजन, ठीक, उसमें क्या होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। अगला क्या है, द 4 टर्मिनल बोरॉन, 4 टर्मिनल बोरॉन यानी कि BH, फिर देख लीजिए 4 टर्मिनल BH बॉन्ड आर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सही बात है, जो टर्मिनल बोरॉन्स होते हैं 4, उसमें क्या होता है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं, ये भी बात सही है। ओके, अगले तीसरा ऑप्शन क्या है, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम एंड 2 बोरॉन एटम लाई ऑन 1 प्लेन। तो सही बात है, जो 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम और जो 2 बोरॉन होते हैं क्या होते हैं एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो 4 टर्मिनल हाइड्रोजन थे और क्या 2 बोरॉन से वो क्या है सेम प्लेन में लाई करते हैं। और सबसे लास्ट वाला क्या है, बोथ बोरॉन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज। गलत है, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया तो वही बोला है, दोनों बोरॉन्स क्या है sp2 हाइब्रिडाइज है, नहीं sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। आंसर कौन सा, डी, इनकरेक्ट पूछा यही होगा। ओके, तो 2022 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं कार्बन फैमिली। ठीक, तो कार्बन फैमिली की सभी पहले हम ये सब जनरल कॉन्फ़िगरेशन मतलब जनरल प्रॉपर्टीज उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, N2 होता है, अभी हमने अब बात किया था सभी का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, N2 होता है। एटॉमिक रेडियाई की बात करें, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होता है। ठीक, तो टॉप टू बॉटम यानी एटॉमिक वेट जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है। ठीक, ये सब की बात हमने ऑलरेडी बता दिया है। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होता है। ठीक, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने डिक्रीज होगा। ठीक, बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो ये भी क्या है टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होगा। ठीक, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों क्या होगा टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होगा विदाउट एक्सेप्शन। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा आपको। ठीक, कि बोरॉन फैमिली में ही एक्सेप्शन होता है। ओके, अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहले हम बात करेंगे जो जर्मेनियम होता है, मैंने ऑलरेडी बताया था बाल्का सीटा गीता एसोरेस सब ट्यूशन आते। तो जो मतलब गीता यानी कि जो जर्मेनियम है, तो जर्मेनियम क्या होता है मेटलर्ड्स होता है, बाकी इसके आगे पीछे वाले क्या होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं, और इसके आगे वाले क्या होते हैं मेटल्स होते हैं। तो जर्मेनियम क्या है मेटलर्ड्स है, जो कार्बन और सिलिकॉन क्या है नॉन मेटल्स है, और जो टीन और लेड क्या है मेटल्स है। ओके, अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उसी की तरह है, उसमें क्या होता है बोरॉन में उसका लैटिक स्ट्रक्चर होने का क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाने में घटता है। ठीक, कि बोरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है लैटिक्स टाइप का होता है, वैसे इसमें भी है जो कार्बन का स्ट्रक्चर वो भी क्या होता है लैटिक्स टाइप का होता है कार्बन का स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो ऐसा होना चाहिए रियल में कि क्या है कि लेट की अधिक होने चाहिए, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट ज़्यादा है। तो जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा है उसको मेल्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो रियल यही होना चाहिए। लेकिन क्या है जो कार्बन है इसका भी स्ट्रक्चर कैसा है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा भी होगा जैसे डायमंड है ग्रेफाइट ये सब में क्या है जो कार्बन होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होने का कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बात कर लें तो सबसे अधिक कार्बन का होगा, फिर सिलिकॉन का, फिर जर्मेनियम का, फिर टिन का, फिर लेड का होगा। ठीक, तो सबसे अधिक क्या होगा कार्बन का होगा। ओके, अब बात करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों क्या होता है सेमी कंडक्टर होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है सेमी कंडक्टर है। ओके, बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कार्बन फैमिली कितने शो करते हैं +2 और +4 दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं कार्बन फैमिली। ओके, अब बात करते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये क्या होता है नीचे जाने पर घटेगा। ठीक, यानी कार्बन जो है +4 वाला ज़्यादा अच्छा कंपाउंड बना लेगा, ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड +4 वाला ही बनाएगा। ठीक, तो बस सिंपल से याद कर लीजिए +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे जाने पे घटेगी, तो नीचे वाले +4 वाले कंपाउंड नहीं बनाएंगे। ठीक, बहुत कम ही बनाएंगे। ठीक, बात करते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है नीचे जाने पर क्या होगी बढ़ जाएगी। ठीक, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगी नीचे जाने पर बढ़ेगी, यानी जो लेड है वो अच्छा खासा +2 में अपना मतलब कि कंपाउंड बना लेगा, +2 में अच्छा खासा कंपाउंड बनाएगा। ठीक, जबकि जो कार्बन है +2 वाले कंपाउंड उतना अच्छा नहीं बनाएगा। ओके, और इसका रीजन क्या है सिंपल रीजन याद कर लीजिए इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसका रीजन क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट है। ठीक, अब बात करते हैं जो लेड जो है यहाँ भी देख सकते हैं लेड का +2 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा +4 से। ओके, अब बात करते हैं जो +4 यदि कोई कंपाउंड +4 में मिल रहा है तो कैसा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यदि +4 में यदि कोई कंपाउंड मिलेगा तो कैसा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वो क्या होगा +2 में हमेशा जाना चाहेगा। ये स्टेबल फॉर्म क्या है इसका +2 वाला स्टेबल फॉर्म है, इसलिए वो हमेशा +2 में जाना चाहेगा। यदि +4 में है यानी देखिए +4 से +2 में जा रहा है यानी क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। ठीक, यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो इसकी वैल्यू घट रही है यानी क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। ठीक, रिडक्शन हो रहा है यानी कि कौन सा एजेंट हो गया ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ओके, तो +4 वाला क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक,
अब बात करते हैं मैक्सिमम वैलेंसी की। तो कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। ठीक, जैसा कि अभी एग्जाम्पल जानते हैं CH3 हो गया, CH4 हो गया, CCl4 हो गया, ये सब एग्जाम्पल है। ठीक, जबकि और ऑल अदर जो है और अब बाकी सब है क्या, वो 6 वैलेंसी शो करते हैं। ठीक, जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो सिलिकॉन है वो क्या है कि फ्लोरीन के साथ क्या है 6 वाला वैलेंसी शो कर रहा है। ठीक, यहाँ भी देख सकते हैं जर्मेनियम जो है 6 वाला क्लोरीन के साथ 6 वैलेंसी शो कर रहा है। ओके, अब बात करते हैं इसका रीजन क्या है। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल सी, मतलब कार्बन जो कार्बन है इसके पास क्या है डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसे अपनी मैक्सिमम वैलेंसी कहाँ तक शो कर सकता है, केवल 4 तक, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। ओके, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्टिव टूवर्ड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी की बात करते हैं। तो देखिए जो ऑक्सीजन जो है कार्बन फैमिली जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एमओ और MO2 टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। ठीक, तो कार्बन फैमिली क्या है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एमओ और MO2 टाइप के कंपाउंड बनाएगा। ठीक, एमओ वाले जो कंपाउंड से हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, जर्मेनियम मोनोऑक्साइड, टीन मोनोऑक्साइड हो गया और लेड मोनोऑक्साइड हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ जो SiO मतलब सिलिकॉन मोनोऑक्साइड है ये एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट करेगा कब करेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तभी एग्जिस्ट करेगा। तो सिलिकॉन मोनोऑक्साइड एग्जिस्ट ऐसे सिंपली नहीं करता है। ओके, अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, न्यूट्रल गैस है। ठीक, और जो जर्मेनियम ऑक्साइड है ये क्या है, एसिडिक है। ठीक, और टीन मोनोऑक्साइड और लेड मोनोऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक, इसको याद करना है। ठीक, ये जो है फिर से एक बार देख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, जर्मेनियम मोनोऑक्साइड क्या एसिडिक है, टीन और लेड मोनोऑक्साइड जो है क्या है, एम्फीटोरिक है। ठीक, अब बात करते हैं जो MO2 टाइप के कंपाउंड की। तो जैसे हो गया CO2 हो गया, SiO2 हो गया, GO2 हो गया। ठीक, SnO2 हो गया, PbO2 हो गया। ठीक, अब बात करते हैं जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और जर्मेनियम डाइऑक्साइड जो है ये तीनों क्या है, एसिडिक होते हैं। ठीक, तो इन तीनों के जो डाइऑक्साइड हैं ये तीनों क्या है, एसिडिक होते हैं। आपके सभी NCERT लाइन है। ओके, इसको मैंने ईजी किया है। तो ये तीनों जो इसके ऑक्साइड क्या है, एसिडिक होते हैं, जबकि जो टीन है और लेड के ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फीटोरिक होते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट इसको भी याद कीजिए। ठीक, अब दूसरा बात करते हैं रिएक्टिव टूवर्ड वाटर की। तो वाटर से रिएक्शन करके क्या होगा, तो देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और लेड, तो ये सब क्या है वाटर से कोई रिएक्शन करते नहीं है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड ये सब वाटर रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक, इसका सिंपल रीजन यही है कि इनका बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है। ये सब बहुत मतलब कि क्योंकि इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। कार्बन हो गया, जैसे कार्बन जैसे ग्रेफाइट हो गया, ये सब देखेंगे तो ये सब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, ये बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक, ये सब क्या है, आप सिंपल कितना भी पानी डाल दीजिए ये रिएक्ट नहीं करेगा। ओके, और कितना भी गर्म कर दीजिए। तो सिंपल से याद कर लीजिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड ये सब वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, केवल जो टीन है, टीन जो है यही वाटर से रिएक्ट करके टीन ऑक्साइड बनाता है, टीन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक, तो टीन है यही ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो इंपॉर्टेंट है, टीन है यही केवल वाटर से रिएक्ट करेगा। ओके, अब हम तीसरा बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन। तो हैलोजन से रिएक्टिविटी की बात करते हैं। तो जितने भी हैलाइड हैं, ठीक, जितने भी कार्बन फैमिली के हैलाइड्स जितने भी कार्बन फैमिली के जो मेटल्स हैं या एलिमेंट है, जितने भी कार्बन फैमिली के एलिमेंट हैं वो क्या है, हैलाइड से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, MX4 टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं जो, लेकिन इसमें जो जो इसमें लेड है वो मतलब PbI4 वाला मतलब इसका एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका आयोडीन PB का आयोडीन फॉर्म वाला एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, यानी लेड टेट्राआयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इंपॉर्टेंस को याद कर लीजिए, लेड का जो आयोडाइड वाला है ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, इसका रीजन भी NCERT देता है। और ऐसे भी आप देख सकते हैं इनर पेयर इफेक्ट भी यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि क्या है लेड का क्या है +2 वाला ही स्टेबल है, इसलिए यहाँ पे क्या है कि इसका आयोडीन वाला मतलब हो नहीं पा रहा है, मतलब आयोडीन के साथ कंपाउंड नहीं बना पा रहा है, क्योंकि इसका +2 वाला स्टेबल है। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, और इसका रीजन NCERT क्या देता है, NCERT इसका रीजन देता है इनिशियली फॉर्म PI बॉन्ड। ठीक, तो पहले क्या बनेगा, PI बॉन्ड बनेगा, पहले एक के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो जो ये PI बॉन्ड बना ड्यूरिंग द रिएक्शन डज नॉट रिलीज इनफ एनर्जी टू अनपेयर 6s2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो एक बार फिर देख लीजिए, जो सबसे पहले PbI4 बनाने के लिए पहले क्या होगा, पहले एक बॉन्ड बनेगा, PI और P के साथ केवल एक बॉन्ड बनेगा, और जबकि जो ये बॉन्ड है ये इतना एनर्जी नहीं दे पाएगा कि जो 6 है इसके इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड कर सके। ठीक, तो फिर से इसका रीजन देख लीजिए, NCERT बोलता है कि इनिशियली क्या बनेगा, PBI बनेगा, लेकिन PBI के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो क्या करे कि जो 6s2 वाले जो इलेक्ट्रॉन है इसको अनपेयर्ड कर सके। इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है, इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती कि इसके इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड कर दे। जब तक ये अनपेयर्ड नहीं होगा तब तक कहाँ से बॉन्ड बना पाएगा 4। ओके, तो इसके पास जो पहला जो बॉन्ड बना PI, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है, इसलिए जो PbI4 जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, लेड आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, अब देखिए ये जो लेड है, लेड का कौन वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, +2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था इनर पेयर इफेक्ट कर है,
तो लेड का कौन सा हैलाइड स्टेबल होगा, +2 वाले हैलाइड जो होगा स्टेबल होगा, ठीक, लेड का। और जर्मेनियम कौन सा हैलाइड स्टेबल होगा, +4 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक। यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये एनसीईआरटी लिखता है कि जो लेड है इसका +2 वाला मोर स्टेबल होगा हैलाइड, और इसका जो जर्मेनियम इसका +4 वाला ज़्यादा मतलब स्टेबल होगा, ठीक। तो इंपॉर्टेंट दोनों याद कर लीजिए, ओके। जबकि एनसीईआरटी बोलता है जर्मेनियम और लेड दोनों ही MS2 वाले भी हैलाइड बनाते हैं। तो जर्मेनियम और लेड दोनों ही MS2 टाइप के हैलाइड बनाते हैं, लेकिन इसमें जो है लेड का 2 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक, +2 ऑक्सीडेशन वाला हैलाइड ज़्यादा स्टेबल होगा, और जर्मेनियम का +4 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हैलाइड ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन बनाते दोनों हैं, ठीक, दोनों वाले, मतलब लेड भी ये +4 वाला बनाता है और +2 वाला बनाता है, और जर्मेनियम भी +2 वाला +4 वाला दोनों बनाता है, ओके। अब देखिए जो एनसीईआरटी ये बोलता है जो टीन का फ्लोराइड है और लेड का जो फ्लोराइड है ये दोनों क्या होते हैं, आयनिक होते हैं, ठीक। बाकी और सब की बात करें और सबके जितने भी हैलाइड्स हैं जितने भी आप देख लें वो सब क्या होते हैं, कोवैलेंट होते हैं। तो टीन और लेड के फ्लोराइड को छोड़ दें तो ये दोनों आयनिक होते हैं और बाकी सबके क्या होते हैं, कोवैलेंट होते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको ये बताना सिखा दिया है कि कौन आयनिक है कौन कोवैलेंट है, ठीक। तो इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने आपको यस ब्लॉक वाले चैप्टर में बताया है। यदि आप नहीं देखें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, ठीक। आपको सिंपल से मैंने ट्रिक बताया था LIC, ठीक, LIC याद कर लीजिए। LIC यानी लार्ज साइज होना चाहिए केटायन का, वही क्या होगा, आयनिक होगा। लार्ज साइज होना चाहिए केटायन का, वही ज़्यादा क्या होगा, आयनिक होगा, ठीक। अब देख सकते हैं मोर आयनिक कैरेक्टर कौन होगा, जिस केटायन का साइज लार्ज होना चाहिए और एनायन का साइज स्मॉल होना चाहिए, वही क्या होगा, ज़्यादा आयनिक होगा, ठीक। तो फिर देख सकते हैं कि मोर आयनिक कैरेक्टर किसको कौन ज़्यादा शो करेगा, मोर आयनिक कैरेक्टर केटायन का साइज लार्ज होना चाहिए, केटायन का साइज लार्ज होना चाहिए, एनायन का साइज स्मॉल होना चाहिए, वही क्या होगा, आयनिक होगा, ठीक। और यहाँ भी देख, अब मैंने इसका सिंपल ट्रिक भी बना दिया, LIC केटायन साइज लार्ज होना चाहिए, ठीक। अब इससे ट्रिक से भी याद कर सकते हो, ओके। और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए जो लेड है और टीन है इनका साइज क्या है, केटायन है, केटायन दोनों केटायन के साइज क्या है, लार्ज है। और देखिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन मतलब आयनायन की साइज क्या है, स्मॉल है, ठीक। फ्लोरीन क्या है, स्मॉल साइज का आयनायन है, ओके। जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इसके अब क्या है, लार्ज साइज के आयोडीन मतलब कि हैलाइड है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एनायन है इसका साइज स्मॉल है और जो कि केटायन इसका साइज क्या है, लार्ज है, ओके। ऐसे इस वाले में देख सकते हैं जो केटायन इसका साइज लार्ज है, एनायन साइज स्मॉल है, यानी इसीलिए ये दोनों क्या है, आयनिक हैं। बाकी सब क्या होते हैं, कोवैलेंट होते हैं, ओके। तो आपको यदि ये याद है तो हर चीज़ याद कर सकते हो, आपको आयनिक वाले में कोई दिक्कत नहीं होगा, ऑलरेडी मैंने इसको एस ब्लॉक में बताया, ओके। दे नीड टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये हमसे पूछा है। तो एनसीईआरटी एक लाइन से क्वेश्चन आता है तो पहले ही देखिए ऑप्शन, पहले ही जो है यही ऑप्शन होगा, क्योंकि क्या है देखिए इसी में इनकरेक्ट दिखा रहा है। इसमें क्या है, जो लेड फ्लोराइड है वो क्या बोला, कोवैलेंट नेचर का है, ठीक। देखिए अभी हमने आपको बताया कि यदि आपको ढेर कंफ्यूज है तो LIC याद कर लीजिए, केटायन का साइज लार्ज होना चाहिए, ठीक। आयनिक कैसे बताएगा, कौन, केटायन का साइज, ठीक। मैं यहाँ पे लिख दूँ LIC, ठीक। केटायन साइज क्या होना चाहिए, लार्ज। तो ये देखिए जो लेड है इसका साइज लार्ज है, केटायन साइज लार्ज होना चाहिए, एनायन साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, वही क्या होगा, ज़्यादा आयनिक होगा, ओके। जबकि आपके एनसीईआरटी में भी यही दिया है, लेड और फ्लोराइड क्या है, आयनिक है, ठीक, आयनिक है। लेड फ्लोराइड का नेचर कैसा होता है, आयनिक होता है, जबकि इसमें उल्टा बोल दिया, लेड फ्लोराइड क्या है, कोवैलेंट नेचर का है, यानी यही ऑप्शन होगा, ठीक। अब हम नीचे वाले देख सकते हैं, सिलिकॉन जो क्लोराइड है इज इजिली हाइड्रोलाइज, ठीक। देखिए अभी मैं इसको बताऊंगा, अभी मैं हाइड्रोलाइज बताऊंगा, अभी इसको स्टॉप कीजिए, ठीक। जर्मेनियम हाइलाइड इज मोर स्टेबल दैन जर्मेनियम। देखिए यहाँ भी सही है, जर्मेनियम जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगा, ज़्यादा होता है, किससे ज़्यादा स्टेबल होता है, +2 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो जर्मेनियम +4 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, ये भी बात सही है, ठीक। अब बात करते हैं जो टीन फ्लोराइड है इज मोर क्या है, आयनिक इन नेचर। तो सही बात है, टीन का फ्लोराइड और लेड का फ्लोराइड ये दोनों क्या था, आयनिक। आपके एनसीईआरटी में दिया था यही, ठीक। ये सब क्या है, सही है, ऑप्शन क्या होगा, ए, ओके। ये 2019 क्वेश्चन है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेबल। इसमें कौन सा स्टेबल नहीं है, ठीक। ये इनसे पूछा है। अब देखिए सभी क्या आयनिक फॉर्म में है, सभी का क्या है, आयनिक फॉर्म में है, सभी आयनिक वाले हैं, ठीक। तो आयनिक मैंने बताया था क्या होना चाहिए, LIC है, मैंने आपको याद किया था, केटायन साइज क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, वही क्या होगा, आयनिक, ठीक। केटायन साइज लार्ज होना चाहिए और एनायन साइज क्या होना चाहिए, एनायन साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक। केटायन साइज लार्ज होना चाहिए, एनायन साइज स्मॉल होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। तो देखिए जो टीन है, देखिए ये भी लार्ज है, और जर्मेनियम ये देखिए दोनों लार्ज साइज के हैं, तो ये दोनों तो तो ये दोनों तो शो करेंगे ही, क्योंकि टीन भी क्या है, लार्ज साइज का है, टीन का भी साइज क्या है, लार्ज है, और जर्मेनियम साइज भी क्या है, लार्ज है। तो ये दोनों तो शो करेंगे ही आयनिक, तो इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। अब बात करते हैं जो सिलिकॉन है, ये देखिए क्या है, स्मॉल साइज का, मतलब कार्बन बाद सिलिकॉन ही आता है, ठीक। तो कार्बन के बाद सिलिकॉन, मतलब ये भी क्या है, स्मॉल साइज का ही हम उसको बोल सकते हैं, ठीक। स्मॉल या मीडियम साइज के बोल सकते हैं, ठीक। अब देखिए जो सिलिकॉन इसके साथ फ्लोरीन है, एक में सिलिकॉन के साथ क्या है, क्लोरीन है, ठीक। एक में सिलिकॉन के साथ फ्लोरीन है, एक में सिलिकॉन के साथ क्लोरीन है। अब बात करते हैं कि कौन होगा इसमें।
तो देखिए इसी दोनों ऑप्शन में से कोई हो सकता है। ठीक, अब देखिए जो सिलिकॉन है इसमें क्या है, साइज तो मतलब मीडियम साइज का है ये सिलिकॉन, इसमें मीडियम साइज का है। ठीक, तो यहाँ पे ये अब डिसाइड नहीं करेगा क्योंकि दोनों साइड मीडियम साइज का है। अब इसमें एनायन डिसाइड करेगा, तो एनायन इसमें किसका स्मॉल है, तो देखिए इसमें एनायन जो है एनायन क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, वही आयनिक होगा। ठीक, केटायन लार्ज होना चाहिए, एनायन क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ठीक, एनायन जो है फ्लोरीन का स्मॉल होता है, यानी ये भी आयनिक होगा। ठीक, जबकि इसमें क्या है, इसका थोड़ा लार्ज है। ठीक, इसका एनायन क्या है, फ्लोरीन से थोड़ा लार्ज है, इसलिए ये वाला शो नहीं करेगा। ओके, तो ये वाला शो नहीं करेगा। ठीक, तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप ऐसे कर सकते हो डिस्कशन, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल हाइड्राइड की। तो मेटल हाइड्राइड का जो अभी हमने मेटल पढ़ा उसके हाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी कि वाटर से रिएक्ट कराते हैं। तो देखिए जो क्लोरीन के जो मतलब सॉरी जो कार्बन का जो क्लोराइड है इसका हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है, कार्बन क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो आपने उसमें बोरान में भी अभी मैंने आपको दिखाया था, जो बोरान होता है उसका हाइड्रोलिसिस होता है, बहुत कम होता है। बोरान के हाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस बहुत कम होता है, पार्शली हाइड्रोलिसिस होता है, उसमें ये बताता था। बाकी जो उसमें एल्युमिनियम होता था तो वो क्या होता था, +6 वाला हाइड्राइड +6 ऑक्सीडेशन वाला स्टेट वाला बनाता था कंपाउंड। ठीक, लेकिन और सब क्या होते थे, +3 वाला सॉरी मतलब +4 वाला मतलब कंपाउंड बनाते थे। ठीक, +4 वाला हाइड्राइड बनाते थे। ओके, लेकिन इसमें क्या है, जो CCl4 है ये भी इसमें क्या होता है, रिएक्ट नहीं करता है। ठीक, CCl4 का जो है कार्बन का जो क्लोराइड है इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा कार्बन का। बात करते हैं जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक, और सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो सिलिकॉन क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस होगा, क्या बनाएगा, सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड। और जर्मेनियम टिन और लेड का भी क्या बनाएगा, इसका भी क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सेम बनाएगा। ओके, बस सिंपल से याद करिए, कार्बन का हाइड्राइड का कार्बन क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, बाकी ये सभी का होगा। ठीक, सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड सब एक क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस होगा। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एब्नॉर्मस बिहेवियर ऑफ कार्बन की। तो कार्बन का एब्नॉर्मस बिहेवियर क्यों शो करता है, क्योंकि उसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी सबसे ज़्यादा होता है, और उसमें क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक, यही सब के कारण क्या होता है, एब्नॉर्मस बिहेवियर शो करता है। ठीक, अपने ग्रुप में। अब बात करते हैं जो कार्बन फॉर्म करता है मल्टीपल बॉन्ड। ठीक, तो कार्बन क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। ठीक, कार्बन फॉर्म करता है मल्टीपल पी पाई बॉन्ड ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। उसका साइज स्मॉल और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण वो क्या होता है, डबल बॉन्ड बना सकता है। ठीक, यानी पी पाई बॉन्ड बना सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं डबल ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है कार्बन की, यही कैपिट्स यही तो इसकी प्रॉपर्टीज़ है। ये कारण क्या होता है, बहुत सारे बॉन्ड बना सकता है, डबल ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। ठीक, अब यहाँ भी देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी की। ठीक, तो बात करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें तो ये भी क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जितने भी एंथैल्पी का टर्म आ जाए, यानी एनर्जी वाला टर्म जिसमें भी आ जाए, चाहे आयनाइजेशन एंथैल्पी हो, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, चाहे बॉन्ड एंथैल्पी हो, जिसमें भी एनर्जी वाला टर्म आता है वो क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने में क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो सिंपल से याद कर सकते हैं, जिसमें भी एनर्जी वाला टर्म आता है, चाहे बॉन्ड एंथैल्पी हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सभी में क्या होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। ठीक, तो इसमें भी देख सकते हैं कि सबसे अधिक बॉन्ड एंथैल्पी किसका होता है, कार्बन का होता है, उसके बाद सिलिकॉन का होता है, फिर जर्मेनियम, फिर टीन का होता है। ठीक, अब देखिए इसी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होने के कारण ये जो कार्बन है बहुत ज़्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टीज शो करता है। कैटिनेशन क्या होता है, फॉर्म लिंक रिएक्शन, मतलब फॉर्म लिंक चैन, एक चैन लिंक, जैसे कि एक के बाद एक, जैसे C4 हो गया, एक C ये सब जैसे हो गए, जैसे बहुत सारे कार्बन ढेर सारे लिंक बना सकता है। ठीक, तो ये सबसे अधिक कैटिनेशन प्रॉपर्टीज इसका होता है, कार्बन का होता है, क्योंकि इसका बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होने का है। ठीक, बहुत लोग के साथ एकदम चैन बना सकता है, बहुत लंबा चैन बना सकता है, क्योंकि इसकी एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत दूर तक ये चैन बना सकता है। ठीक, तो इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी बात करते हैं तो सबसे अधिक इसका होता है कार्बन का, सिलिकॉन का, फिर जर्मेनियम और यूटेनियम की प्रॉपर्टीज सेम ही है। ठीक, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज। ओके, तो क्या होता है, कार्बन बहुत सारे बॉन्ड बना सकता है। ठीक, तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी मतलब होता है बहुत सारे बॉन्ड बनाना, ढेर सारे मतलब ढेर सारे लिंक चैन बनाना। ठीक, तो यही सब क्या है, एब्नॉर्मस प्रॉपर्टीज है कार्बन की। ठीक, अब बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की। तो कार्बन के 3 तरह के एलोट्रॉप्स शो करता है, एक है डायमंड, ग्रेफाइट। कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरिन्स हो गया, कार्बन ब्लैक हो गया, ये सब क्या है, एलोट्रॉप्स हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डायमंड के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डायमंड के बारे में। तो डायमंड क्या है, क्रिस्टलाइन लैटिक्स 3D स्ट्रक्चर होता है। डायमंड क्या है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, और भी कैसा होता है, 3D होता है। ठीक, अब बात करते हैं इसका हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp3 हाइब्रिडेशन होता है। तो सभी क्या होता है, sp3 हाइब्रिडेशन बना के बने होते हैं इसके सभी कार्बन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। ठीक, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम लिंक विथ टेट्राहाइड्रल फ्यूजन। तो एक टेट्राहाइड्रल फ्यूजन बना के क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज में सभी कार्बन एटम क्या होता है, लिंक होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं जो CC बॉन्ड लेंथ होता है, इसका क्या होता है, 154 पिकोमीटर होता है। आप चाहे याद कीजिए चाहे मत याद कीजिए, क्योंकि ये कभी आपसे पूछेगा नहीं। ओके, अब बात करते हैं कि एटम आर अटैच टू कोवैलेंट बॉन्ड।
सो इट हैज़ वेरी हार्डेस्ट। तो जो इसके एटम होते हैं किससे अटैच होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं, इसलिए जो होता है डायमंड बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि इसके जितने भी एटम्स हैं वो क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। इसका यूज देखिए पहले बताता है एब्स्ट्रैक्टिव एब्रेसिव ऑफ शार्पिंग हार्ड टूल्स, तो किसी टूल्स को हार्ड करने के लिए होता है। ठीक, मेक डाइस, बहुत सारे सजाने में डाइस में भी आपके लगे होते हैं, या कुछ ज्वेलरीज में भी आपको देखने में मिलेंगे। ठीक, अब अगला क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ टंगस्टन फिलामेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, तो इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब में जो टंगस्टन फिलामेंट होता है उसको बनाने में इसका यूज होता है। ठीक, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि कोवैलेंट बॉन्ड से इसके सभी एटम अटैच होते हैं, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके, अब हम दूसरा बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट क्या है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अब बात करते हैं जो ये लेयर्ड होते हैं हेल्ड बाई वॉन डेर वाल्स फोर्स, तो इनके एक के बाद एक लेयर जो अटैच होता है, कैसे अटैच होता है, वॉन डेर वाल्स फोर्स से अटैच होता है। ठीक, तो ग्रेफाइट क्या लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, और ये सभी जो लेयर्ड हैं कैसे अटैच होते हैं, वॉन डेर वाल्स फोर्स से अटैच होते हैं। ठीक, एक बात करें कि डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स इज 340 पिकोमीटर, ये पूछेगा नहीं, फिर भी आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में। ठीक, तो डिस्टेंस बिटवीन क्या होता है, दो लेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है कितना, 340 पिकोमीटर का होता है। ठीक, बात करते हैं ईच कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज फॉर्म हेक्सागोनल रिंग। ठीक, तो जो ईच कार्बन एटम है, जो सभी कार्बन एटम क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो जो डायमंड है वो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, जबकि जो ग्रेफाइट है क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। ठीक, अभी कैसे ये अरेंज होते हैं, हेक्सागोनल रिंग के फॉर्म में, जबकि वो कैसे अरेंज होते हैं, टेट्रागोनल बनाते हैं रिंग। ओके, तो ये क्या बनाते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, कैसे हेक्सागोनल के रिंग के फॉर्म में अटैच होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं मेक 3 सिग्मा बॉन्ड विथ 3 नेबरिंग कार्बन एटम, तो क्या करते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, 3 कार्बन एटम के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक, sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या होगा, 3 बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं जो 4 इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, तो सिंपल से याद कर लीजिए। अब जानते हैं sp2 हाइब्रिडाइज का कैसे बोल सकते हैं, क्या क्योंकि इसमें क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज कब हम बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, पाई बॉन्ड होगा। ठीक, तो उसमें जब एक 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होगा तभी उसका sp2 हाइब्रिडाइज बोल सकते हैं। ठीक, तो कार्बन क्या है, 4 वैलेंसी होता है। ठीक, इसमें क्या होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, एक क्या होगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक, अभी वही बोला कि 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा विथ 3 नेबरिंग कार्बन एटम के साथ, और क्या बनाएगा, जो 4 इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी याद कर लीजिए। ठीक, देखिए जो 4 इलेक्ट्रॉन था वो क्या बना रहा था, सिग्मा पाई बॉन्ड बना रहा था। जो 4 वाला इलेक्ट्रॉन था वो क्या बनाता था, पाई बॉन्ड बनाता था। और वही जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, डीलोकलाइज होता है ओवर होल सीट। ठीक, तो जो वही जो 4 वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, डीलोकलाइज होता है पूरे होल सीट में। तो आपने देखा होगा कि तो आप जानते होंगे ना कि रेजोनेंस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पाई बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं, डीलोकलाइज होते रहते हैं पाई बॉन्ड। तो ऐसे इसमें भी होता है कि जो इसमें जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन जो बनाया है, ये जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बना रहा है वो क्या होता है, डीलोकलाइज होता है, कभी कहाँ, पूरे सीट में, पूरे जो लेयर्ड वाला जो सीट है वो पूरे में ही क्या होता है, डीलोकलाइज होता रहता है। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, ऑलरेडी आप ये बात जानते हो, रेजोनेंस में क्या होता है, एटम क्या होता है, एक के बाद एक, मतलब एक बॉन्ड क्या होता है दूसरे बॉन्ड में डीलोकलाइज होता रहता है, और इसमें भी क्या है, पूरे सीट में क्या होता है, डीलोकलाइज होते रहते हैं। ठीक, जो ये जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, पूरे सीट में डीलोकलाइज होते हैं। अब यही बोल रहा है एनसीईआरटी कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है आर मोबाइल, जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं मोबाइल होते हैं, इसीलिए सो डैट रीजन ग्रेफाइट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है क्या होता है, मोबाइल होता है, इसलिए जो ग्रेफाइट है क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला क्या बोला है, सॉफ्ट सिफली एसओ यूज एज लुब्रिकेंट, तो जो ग्रेफाइट होता है कैसा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, लुब्रिकेंट होता है, सिफली होता है, इसलिए इसको हम लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं बहुत जगह। ठीक, ये सभी आपके ग्रेफाइट के इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब तीसरा एलोट्रॉप्स की बात करते हैं, ये है फ्लूरेंस। ठीक, फ्लूरेंस क्या होता है, ये कैसे बनता है, फ्लूरेंस क्या होता है, ग्रेफाइट है, इसको हीलियम या आर्गन, जो नोबल गैस है हीलियम और आर्गन, इसके साथ इसको ग्रेफाइट को आप गर्म करते हो तो फ्लूरेंस बनता है। फ्लूरेंस कैसे बनता है, ग्रेफाइट को हीलियम या आर्गन के प्रेजेंट में आप गर्म करोगे तो फ्लूरेंस बनेगा। ठीक, यानी कि नोबल गैस वाले जो गैस हैं इनके साथ आप गर्म करोगे ग्रेफाइट को तो फ्लूरेंस बनेगा, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं जो फ्लूरेंस है ये कई तरह के हो सकते हैं, 60 कार्बन वाले, 70 कार्बन वाले, 50 कार्बन वाले भी हो सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं जो फ्लूरेंस ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है, कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है। ठीक, तो यही बोलता है ठीक, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन बिकॉज दे स्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट हैविंग डैंजिंग बॉन्ड। ठीक, इनका बहुत स्मूथ स्ट्रक्चर होता है और इसमें क्या होता है, किसी प्रकार डैंजिंग बॉन्ड नहीं होता है। डैंजिंग बॉन्ड मतलब झूलने वाला, मतलब कि एक के बाद एक जो डीलोकलाइज हो रहा है वो वाला बॉन्ड नहीं होता है। तो इंपॉर्टेंट है, जो ये फ्लोरीन है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है कार्बन का बिकॉज
दे हैव स्मूथ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बहुत स्मूथ होता है क्योंकि इनके पास कोई डेंजिंग बॉन्ड नहीं होता है। डेंजिंग बॉन्ड मतलब झूलने वाला बॉन्ड, एक के बाद एक झूलता रहेगा दूसरे में, ठीक, वैसा बॉन्ड नहीं होता है। बात करते हैं जो फ्लूइड्स है आर केज लाइक मॉलिक्यूल्स, तो एक जाल की तरह होता है फ्लूइड्स का, एक के बाद एक ऐसे जाल बना होता है, ठीक, जाल की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक, केज लाइक मॉलिक्यूल्स। 660 मॉलिक्यूल हैज शेप लाइक सॉकर बॉल कॉल्ड बकमिस्टर फ्लूइड्स, ठीक। तो जो 660 कार्बन वाले जो फ्लूइड्स है उसका जो शेप होता है कैसा होता है, सॉकर बॉल की तरह होता है। 60 मॉलिक्यूल्स वाला जो फ्लोरिन्स है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सॉकर बॉल्स की तरह होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं बकमिस्टर फ्लूइड्स, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बकमिस्टर फ्लूइड्स बोलते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि जो 60 वाले कार्बन है इसमें जो इंपॉर्टेंट है, देखिए जो 60 वाले जो होते हैं, 60 वाले फ्लोरिन्स जो होते हैं 60 कार्बन वाले, उसमें क्या होता है 20 ऐसे होते हैं जिसके पास क्या होता है 6 मेंबर रिंग होते हैं। इसमें क्या होता है 6 मेंबर रिंग वाले कितने होते हैं 20 होते हैं, ऐसे कितने होते हैं 20। 6 मेंबर रिंग वाले कितने होते हैं फिर 20, और 5 मेंबर वाले रिंग वाले कितने होते हैं 5, अरे सॉरी मतलब 5 मेंबर वाले रिंग्स कितने होते हैं 12 होते हैं, ठीक। तो 6 मेंबर वाले रिंग जो होते हैं फ्लोरिन्स में कितने होते हैं 20 पाए जाएंगे, ठीक, और 12 मेंबर 5 मेंबर वाले जो रिंग्स होंगे कितने होंगे 12 होते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, 20 क्या होंगे 6 मेंबर रिंग्स होंगे, ठीक, इसमें, और 12 क्या होंगे 5 मेंबर रिंग्स वाले होंगे। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिए। अब बात करते हैं ये भी क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, इसका हाइब्रिडेशन भी क्या होता है sp2 होता है, ठीक। इसलिए क्या होता है इसमें भी क्या होता है 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो फॉर्म करता है 3 सिग्मा बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम, मतलब 3 एक दूसरे कार्बन एटम से क्या होगा 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। एंड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो है, जो रिमेनिंग का इलेक्ट्रॉन है, एंड ईच कार्बन एटम इज डीलोकलाइज इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो क्या होता है एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही क्या होता है डीलोकलाइज होते हैं, ठीक। तो ये भी एकदम सेम उसी तरह, इसका हाइब्रिडेशन क्या ग्रेफाइट की तरह ही है, ठीक। ये किससे बना है, ग्रेफाइट को इससे ही बना है, ग्रेफाइट को ही हमने क्या कि हीलियम और नियार के प्रेजेंट पे गर्म किया था, इसलिए उसी से ही बना है, ठीक। तो एकदम सेम उसी की तरह है, ठीक। तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होता है sp2 होता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें लेकिन डेंजिंग बॉन्ड नहीं होता है, डेंजिंग बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड में चला जाना, तो यहाँ डीलोकलाइजेशन तो है, डीलोकलाइजेशन है पर कहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में है, ठीक। मतलब यहाँ बॉन्ड नहीं बदल रहा है, यहाँ पे क्या है मॉलिक्यूल का जो सेम मॉलिक्यूल का जो ऑर्बिटल्स है उसमें ही क्या हो रहा है डीलोकलाइज हो रहा है, ठीक। बस आप सिंपल से इतना समझ लो। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो होता है फ्लोरिन्स में जो है यहाँ पे क्या होता है डेंजिंग बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए क्या होता है बहुत प्योर होता है, ठीक। कि किससे बना है एक बार मैं पूरा एक बार फिर से आपको दिखा दूँ लाइन से, क्योंकि आप कंफ्यूज ज़्यादा होगे, ठीक। ये किससे बना है ग्रेफाइट से मिलकर बना होता है, इसको ग्रेफाइट में क्या होता है हीलियम और आर्गन के प्रेजेंट इसको गर्म करते हैं तो फ्लोरिन्स बनता है। इतने तरह के हो सकते हैं 60 कार्बन 70 कार्बन सिर्फ 50 वाले कार्बन के हो सकते हैं। ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है कार्बन का, क्योंकि ये क्या होता है इसमें कोई क्या होता है डेंजिंग बॉन्ड नहीं होता है कोई। ओके, बात है फ्लूइड जो होता है ये क्या होता है केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो 660 मॉलिक्यूल होता है वो सॉकर बोर्ड के तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसे उसको बकमिस्टर फ्लूइड्स भी कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं जो 20 क्या होंगे 6 मेंबर रिंग्स होते हैं फ्लूइड्स में, और 12 क्या होते हैं 5 मेंबर रिंग्स होते हैं, ठीक। इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होता है sp2 होता है, ठीक। और इसमें क्या होता है 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है करता है डीलोकलाइज करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ओके, अब देखिए आपने जितना भी इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा, ठीक, उसमें जो ग्रेफाइट होता है सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल्स होता है, तो सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल कौन होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक। इंपॉर्टेंट है थर्मली स्टेबल कौन सा होता है इलेक्ट्रॉन्स आपका ग्रेफाइट होता है, ठीक। अब बात करते हैं काजल, आपने देखा होगा काजल यानी जो कार्बन ब्लैक है, और कोयला वाला आपने देखा होगा कैसे बनते हैं, तो ये कैसे बनते हैं हाइड्रोकार्बन से बनते हैं, ठीक। तो हाइड्रोकार्बन यदि है उसको आप गर्म कर देंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में यदि हाइड्रोकार्बन को आप गर्म करते हो तो क्या बन जाएगा कार्बन ब्लैक बनेगा, ठीक। कार्बन ब्लैक यानी काजल। तो आपने काजल देखा होगा हम घर पे उतारते हैं काजल, तो क्या करते हैं वो लोग दिया में तेल होता है उससे ही करते हैं, तेल क्या हाइड्रोकार्बन है, उसी हाइड्रोकार्बन से क्या बना काजल बना, ठीक। वो भी कहाँ ऑक्सीजन के प्रेजेंट पे हम करते हैं तभी काजल बनता है, ठीक। अब बात करते हैं जो कोयला है वो क्या होता है हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसका क्या होता है ऑक्सीजन के अपसेंट में बनता है, तो क्या बन जाता है कोयला यानी कोक बनता है, ठीक। चारकोल या कोक कैसे बनता है ऑक्सीजन के अपसेंट में हाइड्रोकार्बन को गर्म करने पर। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी में है। ओके, अब बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। कार्बन मोनोऑक्साइड इसको बोलते हैं CO, ठीक। अब देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसके 4 मेथड है बनाने के। जो पहला मेथड है इसके क्या है कोक या कोयला जो है या चारकोल जो है कोक को क्या करते हैं ऑक्सीजन के लिमिट सप्लाई देंगे, कोक या जो है कोक या कार्बन को ऑक्सीजन का लिमिट सप्लाई देते हैं, ठीक। बहुत कम सप्लाई देते हैं ऑक्सीजन का, तो हमारा क्या बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। यदि ऑक्सीजन के बाद बहुत एक्सेस दे दें ऑक्सीजन तो ये क्या बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है, ठीक। तो एक्सेस में ऑक्सीजन दे देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ओके, तो पहला ये है मेथड। दूसरा क्या है डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड का डिहाइड्रेशन करा दीजिए यानी वाटर इसमें से निकाल दीजिए, ठीक। डिहाइड्रेशन करा दीजिए तो भी आपका कोक बन जाएगा, ओके सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा।
तो जो फॉर्मिक एसिड है उसको में से वाटर निकाल दीजिए, डिहाइड्रेशन कर दीजिए उसका, तो आपका यहाँ पे 2 कंपाउंड ले लीजिए, डिहाइड्रेशन कर दीजिए, वाटर निकाल दीजिए, तो आपका बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। ओके सर यहाँ 2 नहीं होगा, ओके मेरा गलती हो गई। तो फिर देख लीजिए कार्बन का पहला देखिए क्या है कि कार्बन का उसमें लिमिट सप्लाई कर दें ऑक्सीजन का तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और क्या है फॉर्मिक एसिड से वाटर निकाल दीजिए तो क्या बन जाएगा आपका वही कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तीसरा क्या है स्टीम ओवर हॉट कॉक, तो जो कोयला है उसमें क्या होता है वाटर डाल दीजिए कोयले में, ये जो हॉट कॉक है उसमें क्या कीजिए स्टीम यानी पानी का मतलब स्टीम धारा प्रोवाइड कीजिए। ओके तो कार्बन यानी कोक में आप वाटर डालिए तो भी क्या बन जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है क्योंकि आपके नीट में कई बार पूछा है। ठीक तो स्टीम में क्या कीजिए वाटर मतलब सॉरी कोक में स्टीम प्रोवाइड डालिए, कोक में ये मतलब वाटर डालिए तो क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है इसको हम सीन गैस करते हैं या वाटर गैस करते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर जो है मतलब हाइड्रोजन जो है गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है, इसको हम बोलते हैं सीन गैस या वाटर गैस बोलते हैं। ओके इंपॉर्टेंट है CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का जो मिक्सचर होता है इसको ही हम क्या बोलते हैं सीन गैस या वाटर गैस बोलते हैं। ठीक इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अगला क्या है स्टीम विथ N2। तो क्या है स्टीम वही सेम कोक में स्टीम डाली और क्या कीजिए N2 गैस डालिए। ठीक तो कोक है, कोक में क्या कीजिए वाटर और N2 डाल दीजिए। ठीक तो भी आपको बन जाएगा CO और N2 गैस बन जाएगा। ओके अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, CO और N2 का मिक्सचर बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। ठीक तो CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर बोलते हैं सीन गैस या वाटर गैस, जबकि CO और N2 गैस के मिक्सचर बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। तो दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों की याद कीजिए, ये तो बहुत बार पूछा है दोनों में। ठीक देखिए आपका एनसीईआरटी ये बोलता है कि जो वाटर गैस है एंड प्रोड्यूसर गैस है आर वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल। तो जो इंडस्ट्रियल में जो फ्यूल बनाए जा रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस। ठीक अब बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड इस वाटर गैस या प्रोड्यूसर गैस कैन अंडरगोज फर्दर कंबसन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड विद द लिबरेटिंग ऑफ हीट। ओके तो एनसीईआरटी क्या बोलता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको वाटर गैस और जो प्रोड्यूसर गैस उसके साथ फिर से आप कंबसन कराइए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है तो कार्बन गैस और वाटर गैस के साथ फिर से उसको कंबसन कराइए तो क्या होगा कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड बदल जाएगा। ठीक तो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा जब इसको फिर से हम किससे वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस से रिएक्शन कराएं तो। ठीक और क्या होगा साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हीट भी हमें देगा। ठीक तो ये आपका एनसीईआरटी का लाइन है, ये सभी लाइन। तो मैं एनसीईआरटी के एक लाइन को क्लियर कर रहा हूँ। आइए अब कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो कुछ पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है CO जो होता है कैसा होता है कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और वाटर इनसॉल्युबल गैस होता है। ठीक ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो CO है पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। CO क्या होता है पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड रिड्यूस ऑलमोस्ट ऑल मेटल ऑक्साइड, तो जितने ही मेटल ऑक्साइड सभी को रिड्यूस कर देता है पर कुछ को छोड़ के। तो क्या होता है सभी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। ठीक ये सभी एनसीईआरटी की लाइन है एक्सेप्ट किसको एल्कलाई एंड एल्कलाई अर्थ मेटल को। तो एल्कलाई और एल्कलाइन अर्थ मेटल को छोड़ दिया जाए और एल्युमिनियम को और फ्यू ट्रांजिशनल मेटल को। तो एल्कलाई और एल्कलाई अर्थ मेटल जो है जैसे सोडियम लिथियम वाले हैं जो ये सबको आप छोड़ दीजिए और एक एल्युमिनियम को छोड़ दीजिए। ठीक है और डी ब्लॉक के एक आग को छोड़ दीजिए। इससे एक आग को जैसे हो गया वही हम यहाँ पे लिख दूँ, आपका एनसीईआरटी नहीं लिखता है जो सोना और मतलब AU और PT प्लेटिनम ये जो महंगे महंगे एलिमेंट है इनको छोड़ दें तो बाकी सभी के साथ ये रिएक्ट कर जाता है। ओके मतलब सभी को ये रिड्यूस कर देता है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है केवल किसको छोड़ के जो एल्कलाई मेटल और एल्कलाई अर्थ मेटल है और एल्युमिनियम को, ये तीनों को छोड़ दीजिए बाकी सबके साथ क्या करता है रिएक्शन कर जाता है। ठीक दो का रिएक्शन करके दिखाता भी है आपका एनसीईआरटी। ठीक जो ट्रांजिशनल मेटल हैं दो के, एक ये है मतलब डी ब्लॉक के हैं, आयरन का है, आयरन ऑक्साइड है, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड से के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखिए आयरन इसमें क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कार्बन किस में है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कहाँ चला गया 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। यानी इसका क्या हो गया आयरन का मतलब कि आयरन ऑक्साइड का क्या हो गया रिएक्शन हो गया, मतलब आयरन का क्या हो गया रिएक्शन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसने क्या किया आयरन को भी रिड्यूस कर दिया। ठीक इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो पहले ही समझ सकते हो। यदि आपको ये याद पता है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीड मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है तो आप तुरंत बता सकते हो कि ये रिएक्शन क्या होगा, आप तुरंत बता सकते हो। ओके इसमें आपको एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, इसमें CO2 गैस निकलेगा ही। ठीक एक ऐसा CO यदि कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन किसी से भी कराएंगे तो CO2 गैस निकलेगा। ठीक कि स्ट्रॉन्ग मतलब रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक अब आयरन को किस में कर दिया, आयरन को +2 3 से किस में कर दिया 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में बदल देगा। ठीक ऐसी बात करते हैं जिंक, यहाँ भी क्या है जिंक +2 में है। ठीक किसमें चला गया 0 में। ठीक ये क्या है स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक आपका एनसीईआरटी का है।
अब बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसमें 3 बॉन्ड होता है, कार्बन ऑक्सीजन में 3 बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक। यानी यदि ट्रिपल बॉन्ड है इसमें क्या होगा, 1 सिग्मा 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। 3 बॉन्ड है तो ठीक, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, 1 सिग्मा 2 पाई इसमें बॉन्ड होगा। अब प्रेजेंट ऑफ लोन पेयर, इसमें क्या होता है, लोन पेयर होंगे, देख सकते हैं आप। सो CO मॉलिक्यूल एक्ट एज डोनेट एंड रिस्पेक्ट टू सर्टेन मटेरियल एंड फॉर्म मेटल कार्बोनेट। तो देखिए एनसीईआरटी बोलता है जो CO मॉलिक्यूल है इसके पास क्या है कि लोन पेयर होते हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं लोन पेयर है, इसीलिए क्या करता है किसी भी मेटल, जैसे मान लीजिए ये है कोई मेटल, यानी मान लीजिए लिथियम है, तो लिथियम के साथ CO रिएक्ट करके क्या बना लेगा, जैसे LiCO बना लेगा, तो ऐसा टाइप का कंपाउंड बना लेगा, ठीक। जैसे मान लीजिए अमोनिया है NH3 है, इसके साथ CO मिलकर ऑलरेडी मैंने आपको बता के दिखाया था, ठीक। तो क्या है NH3CO बना लेगा, ऐसा कंपाउंड बना लेगा, ओके। सो ये मतलब एक BH3 है, BH3 वाला भी देख लीजिए, BH3 है, इसमें CO रिएक्ट करके क्या बनेगा, BH3CO बना लेगा, ठीक। ऐसे कंपाउंड ये बना लेता है, ओके। तो ये क्या बना लेता है, मेटल कार्बोनियल्स बना लेता है, ओके। अब देखिए आप तो बायो के स्टूडेंट होंगे तो आपको ये सब पता होगा, ठीक। मुझे अब ये बताने की जरूरत नहीं है। तो पहले क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये कहता है हाईली पॉइजनस नेचर का होता है, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है, ठीक। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपको घुटन होने लगी, आपकी डेथ भी हो सकती है, तो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है, ठीक। ये क्या होता है, एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स हीमोग्लोबिन, ये बहुत इसकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कॉम्प्लेक्स बनाना, हीमोग्लोबिन से तुरंत बाइंड कर लेता है। तो क्या होता है, जैसे आप क्या होता है धुआं बहुत ज़्यादा होने लगता है घर में, तो क्या होता है बहुत ज़्यादा आपको घुटन होने लगती है, ठीक। क्योंकि क्या होता है आपके शरीर में क्या बने लगता है, कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बने होता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है, क्या बना लेता है, कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बना लेता है, ठीक। तो एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ हीमोग्लोबिन विच इज अबाउट 300 टाइम मोर स्टेबल दैन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक। तो जो कि आपको पता होगा जो हमारा हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है। हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या है, ऑक्सीजन को सप्लाई करना पूरे बॉडी में, ऑक्सीजन सप्लाई करना, ठीक। अब तो क्या होता है कि हमेशा क्या होता है ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जब क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ये हीमोग्लोबिन है कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड कर लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करने के बाद क्या बना लेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने की जगह, ठीक। और जो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ये 300 टाइम मोर स्टेबल होता है, मतलब बहुत समय तक स्टेबल रहेगा, ये 300 टाइम मोर स्टेबल, बहुत अच्छे से कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक। इसको टूटने में बहुत समय लगेगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो 300 मोर टाइम स्टेबल होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी, ठीक। अब अगला क्या है, रिड्यूस कैरिंग ऑक्सीजन सप्लाई, तो ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है ऑक्सीजन सप्लाई को ऑन बॉडी एंड अल्टीमेटली रिजल्ट इन डेथ। तो इससे क्या होता है, रिड्यूस हो जाएगा हमारे ऑक्सीजन सप्लाई, हमारा डेथ हो सकता है, ओके। तो ये सब आप ऑलरेडी जानते होंगे। नीट 2020 क्वेश्चन है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, ठीक। पहला क्या ऑप्शन है, इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड। तो सही बात है, हमारे में रिड्यूस कर देता है ऑक्सीजन की एबिलिटी को, कैरिंग करने की एबिलिटी को, ठीक। ये भी सही बात है। ये सी देख लेते हैं, इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबसन। ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इनकम्प्लीट कंबसन होने से, ये भी बात सही है, ठीक। इट फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो ये क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, अभी हमने आपको बताया, तो ये भी सही है। और देखिए बी वाला क्या है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है यानी हीमोग्लोबिन बाइंड टू CO है, इसे ही बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ये ज़्यादा स्टेबल होता है, जबकि इसमें उल्टा बोला है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है 3 टाइम मोर स्टेबल होता है, ठीक। ये जबकि ये क्या बोला है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, लेस स्टेबल है हीमोग्लोबिन से, तो ये ऑप्शन सही होगा, ठीक। मतलब ये ऑप्शन मतलब गलत है, ओके। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बी। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा, यही होगा, ओके। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, CO2 की बात करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा, तो बहुत सिंपल से ऑक्सीजन क्या कर लें, एक्सेस में ले लें। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जब एक्सेस में ले लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक। कार्बन के साथ ऑक्सीजन जब एक्सेस में आप ले लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक। अब अगला क्या है, CH4 यानी जो मेथेन है उसमें भी आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनेगा। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट, आप सब जानते ही होंगे, कंबसन रिएक्शन, ठीक। तो मेथेन का यदि आप ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कंबसन कराएं, ठीक, मेथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो अभी क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, ओके। और देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट को HCl से रिएक्शन कराते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का HCl से, तो कैल्शियम क्लोराइड CO2 और H2O बन जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये सब क्या है, प्रिपरेशन है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये भी क्या होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस गैस होता है और लो सॉल्युबल इन वाटर। ये भी वाटर में लो सॉल्युबल होता है, सेम उसी की तरह प्रॉपर्टीज है इसका भी, कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह ही है, ठीक। अब बात करते हैं रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म वीक डाइबेसिक एसिड। ये क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, वीक डाइबेसिक एसिड वाला मतलब एसिड बनाता है, ठीक। तो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, वीक डाइबेसिक एसिड बनाता है, जिसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड, ठीक। इसके फॉर्मूला क्या होता है, H2CO3 होता है, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2CO3, ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से करके क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाता है, ठीक। अब विच इज डिसोसिएट इन 2 स्टेप। अब 2 डाइबेसिक एसिड है, इसलिए क्या होगा
किसी में 2 स्टेप में डिसोसिएट होगा क्योंकि 2 बेसिक एसिड है इसीलिए। ठीक, तो पहले क्या होगा, H2CO3 का यदि वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो डिसोसिएट होकर क्या बनेगा, पहले एक आयन निकलेगा इससे, तो क्या बनेगा SCO3 माइनस वाला आयन बनेगा प्लस H3O पॉजिटिव निकल जाएगा। ठीक, एक बार फिर ये डिसोसिएट होगा, SCO3 निगेटिव आयन जो है फिर से डिसोसिएट होगा वाटर प्रेजेंट में, तो क्या बनेगा कार्बोनिल आयन प्लस H3O पॉजिटिव बनाएगा। ओके, अब बात करते हैं जो कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड या कार्बोनिल आयन जो है ये क्या होता है, बफर सिस्टम का काम करता है हमारे बॉडी में। जो कार्बोनिक एसिड या कार्बोनिक आयन जो है बफर सिस्टम काम करता है हमारे बॉडी में, क्योंकि हेल्प करता है हेल्प टू मेंटेन पीएच ऑफ बॉडी ऑफ ब्लड। तो यही क्या कहता है, हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है। जो कार्बोनिक एसिड है ये हमारे ब्लड में भी बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब हमारे ब्लड में क्या हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, यही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ठीक, यही सब होता है, ऑलरेडी आप जानते होंगे इसके बारे में। तो ये क्या कहता है, जो कार्बोनिक एसिड बनता है ये हमारे पीएच को मेंटेन करता है। ठीक, ये बफर सिस्टम काम करता है। ओके, ये क्या कहता है, हमारे पीएच को मेंटेन करता है कितना से 7.26 से 7.42 तक हमारे पीएच को मेंटेन रखता है। ओके, हमारे ब्लड को। ओके, अब देखिए ये वाला तो आप जानते होंगे, आप लोग बायो के स्टूडेंट हैं, हम भी बायो के हैं। तो क्या प्लांट कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक CO2 इन कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। तो प्लांट क्या करते हैं, CO2 को लेके क्या करते हैं, ग्लूकोज में यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक, इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक, तो ये सब आप जानते हैं। फिर क्या करता है, CO2 का क्या प्रॉपर्टीज़ है, जैसे जैसे CO2 इंक्रीज होता है एटमॉस्फेयर में, वैसे क्या होता है, दिस इज मेड टू इंक्रीज इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो CO2 ज़्यादा होने से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाता है। ठीक, दस राइट टेम्परेचर एटमॉस्फेयर, जिससे क्या होता है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो ये भी आप जानते ही होंगे। ठीक, तो CO2 के इंक्रीज होने से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ग्रीन हाउस टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सॉरी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, इससे क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक, अब बात करते हैं ड्राई आई। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए अब बात करते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस है क्या, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 है। तो CO2 का सॉलिड फॉर्म है, CO2 हमेशा गैस के फॉर्म में मिलता है, जब क्या CO2 को सॉलिड फॉर्म हो ये बनाया जाता है, इसको कंप्रेस करके बनाया जाता है। ठीक, तो CO2 का सॉलिड फॉर्म आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, इसको बनाया जाता है लैब में। ठीक, इसे ही कहते हैं ड्राई आइस। ठीक, तो CO2 का क्या है, सॉलिड फॉर्म होता है, इसे बोलते हैं ड्राई आइस। इसको कैसे बनाते हैं, ऑब्टेन बाय लिक्विफाइड CO2 टू एक्सपेंड रैपिडली। इसको एक्सपेंड करके CO2 को क्या किया जाता है, लिक्विफाइड किया जाता है। ठीक, ऐसे करके क्या बनाते हैं, इसको सॉलिड किया जाता है CO2 को। ऐसे सॉलिड CO2 को ही क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये जो ड्राई आइस है इसका यूज बहुत अच्छा है। ठीक, ड्राई आइस का यूज हम कहाँ करते हैं, रेफ्रिजरेटर फॉर आइसक्रीम। तो जैसे आइसक्रीम इसको रेफ्रिजरेट करने के लिए, तो आइसक्रीम के बहुत प्रोडक्ट में क्या किया जाता है, ड्राई आइस मतलब कि यानी CO2 सॉलिड CO2 को लगाया जाता है, उसमें मिलाया जाता है, क्योंकि क्या आइसक्रीम जल्दी गले ना। ठीक, उसको रेफ्रिजरेट करने के लिए, आइसक्रीम को रेफ्रिजरेट करने के लिए। और फ्रोजन फूड जैसे अपने सेंटर फ्रेश ये सब खाते होंगे तो उसमें ये सब CO2 वाले होते हैं, ड्राई CO2, क्योंकि आपको ठंडा ठंडा लगता है। ठीक, तो क्या होता है उसमें रेफ्रिजरेटर यानी सॉलिड CO2 मिले होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं गैस CO2 इज यूज टू कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक। तो अब जो गैस वाला CO2 होता है ये आपको सॉफ्ट ड्रिंक में होता है। तो जो सॉलिड CO2 होता है ये कहाँ होता है, आइसक्रीम और फ्रोजन फूड में होता है, उसको रेफ्रिजरेट करने का काम होता है। जबकि गैस CO2 जो होता है, गैस वाला CO2 जो होता है, इसको हम किस में डालते हैं, कार्बोनेट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। तो जो सॉफ्ट ड्रिंक जो आप पीते हैं सोडा वोडा, उसमें डालते हैं गैस वाला CO2। तो ये सभी एनसीईआरटी लाइन इसीलिए। ठीक, अब बात करते हैं इसका यूज क्या है, CO2 का यूज क्या है। तो क्या करता है, फायर एक्सटेंशन जो है, तो मेनली फायर एक्सटेंजर में कौन सा होता है, CO2 गैस ही होता है। ठीक, दूसरा क्या होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। यूरिया बनाने में भी आप जानते हैं यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CuNH2 होता है। ठीक, NH2CuNH2 यही होता है, यूरिया बनाने में इसका यूज होता है। ओके, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ CO2। तो CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड होता है। ठीक, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, रेजोनेंस भी करके ऐसा भी बना लेता है और इस फॉर्म में भी बना सकता है। ठीक, इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3sp भी होता है इसका भी हाइब्रिडेशन। ठीक, इसका शेप कैसा हो गया, लीनियर हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक सिग्मा एक पाई यहाँ है, एक सिग्मा एक पाई यहाँ है, आप देख सकते हैं इसमें, यानी 2 सिग्मा 2 पाई होते हैं। ठीक, तो CO2 वाले में क्या होता है, 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सिलिकॉन के कंपाउंड की। तो सिलिकॉन के कंपाउंड का भी बहुत सारा दिया है आपके एनसीईआरटी में, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ना है हमको सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, इसको हम कॉमनली कहते हैं सिल्का। सिल्का मतलब बालू मिट्टी जो होता है उसको कहते हैं सिल्का। ठीक, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या है, SiO2 है, इसको हम बोलते हैं सिलिका। ठीक, ये बालू ही है एक प्रकार से। ठीक, बालू ही मतलब है, बालू का ही फॉर्मूला है। अब देखिए जो क्वार्टर्स है, क्रिस्टलाइट है और क्या है, टाइटामाइट है, आर द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिल्का। तो ये सब जो है क्या है, सिल्का मतलब जो है इसी का क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ठीक, इसका से क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ठीक, यानी ये सब जैसे आप संगमरमर जो ये सब होता है, ये सब क्या इसी का है। ठीक, यानी संगमरमर और क्या क्या जो टाइल्स वाइल्स होते हैं ना, सब इसी का है। ठीक, फॉर्म जैसे क्वार्टर्स ये सब है इसी का फॉर्म। ओके, बस याद कर लीजिए सिंपल सा। ठीक, अब बात करते हैं जो SiO2 है इज ए कोवैलेंट।
तो SiO2 क्या है, कोवैलेंट है, 3D नेटवर्क सॉलिड होता है। तो SiO2 क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड इसमें होता है, कैसा होता है, 3D नेटवर्क सॉलिड होता है। ठीक, बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड और टेट्राहेड्रल मैनर। तो जो ये कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं कैसे होते हैं, टेट्राहेड्रल मैनर में होते हैं। ये कोवैलेंट बॉन्ड कैसे होता है, टेट्राहेड्रल मैनर में वैसे बनाए जाते हैं। ठीक, यहाँ देख सकते हैं एक Si है, इसका फॉर्मूला क्या है, SiO2, एक सिलिकॉन एक ऑक्सीजन, एक सिलिकॉन एक ऑक्सीजन ये है, फिर एक सिलिकॉन एक ऑक्सीजन, ऐसा करके टेट्राहेड्रल मैनर बनाया जाता है। ओके, ठीक है, एक SiO2 ये हो गया, फिर ऐसे एक SiO2 ये हो गया। ठीक, ऐसे ऐसे बनाए जाते हैं। ओके, आप यहाँ स्ट्रक्चर देख सकते हो। ठीक, अब चलिए बात करते हैं, देखिए जो बालू है बहुत नॉन रिएक्टिव होता है, मतलब सिलिका सिंपल से याद करिए, बालू नॉन रिएक्टिव होता है, किसी रिएक्शन नहीं कर सकता है ये क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, वेरी हाई SiO बॉन्ड एंथैल्पी। तो SiO का बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं करता है। ठीक, इसका बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, लेकिन दो के साथ रिएक्शन कर जाता है। ठीक, एक है NaOH और क्या है HF। ठीक, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब ये क्या है, वीक एसिड के साथ मतलब रिएक्ट कर जाता है, इन्हीं दोनों के साथ रिएक्शन कर जाता है। ये आपके NCERT में दिया है। ठीक, तो जनरली ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि किससे करता है, NaOH से। तो SiO2 को NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम सिलिका ऑक्साइड बनेगा। ठीक, तो कुछ करना नहीं, इसको से जोड़ दीजिए सभी को, वही बन जाएगा, तो Na2SiO3 बन जाएगा। ओके, तो ये फिर से देख लीजिए, SiO2 का NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम सिलिका ऑक्साइड बनेगा, साथ ही साथ वाटर निकलेगा। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं, SiO2 का HF के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सिलिका फ्लोराइड बनेगा, मतलब कि सिलिकॉन फ्लोराइड बनेगा, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ओके, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपके NCERT के हैं, याद कीजिए। ओके, अब देखिए बात करते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, सिलिकॉन इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। ठीक, बताते हैं सिलिकॉन जो है ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स होते हैं, ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर होते हैं, मतलब इसमें ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड आएंगे। ठीक, तो सिलिकॉन्स में क्या होगा, ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड आएंगे। हम यहाँ O से आप यहाँ से याद कर सकते हो। ठीक, अब कंफ्यूज मत होइएगा, सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या होता है, ऑर्गेनिक सिलिकॉन मतलब ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, रैपिड यूनिट होता है R2SiO। ठीक, तो जो बालू था उसमें क्या हो गया, बस आपने मतलब जो सिलिका जो था SiO2 था, उसमें क्या हुआ, एराइल या एल्काइल ग्रुप लगा दीजिए। ठीक, R2SiO इसका कॉमन रैपिड यूनिट होता है। ठीक, कॉमन इसका ग्रुप इसमें यही लगे होते हैं, इसका रैपिड यूनिट मतलब एन टाइम होते हैं, इसी से मिलकर बना होता है सिलिकॉन्स। ओके, जहाँ R क्या है, एल्काइल या एराइल ग्रुप है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसका स्टार्टिंग मटेरियल्स क्या होता है, कैसे ये मिलकर बना होता है, ये पॉलीमर्स, ये एक पॉलीमर्स है, तो कैसे मिलकर बनता है इसकी बात करते हैं। ठीक, ठीक, तो ये किसका रैपिड यूनिट है, R2SiO। ठीक, यहाँ ऑक्सीजन है R2SiO, लेकिन ये किससे मिलकर बना होता है, एल्काइल या एराइल सिलिकॉन क्लोराइड का, एल्काइल या एराइल सिलिकॉन क्लोराइड का मिलकर बना होता है। ठीक, यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ, जैसे जो भी नंबर है, जितने भी एल्काइल या एराइल जितने नंबर के होंगे, उसमें आपको यदि क्लोरीन लिखना हो क्या करेंगे, 4 - लगाएंगे। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेथाइल क्या है, इसमें 1 है, R की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक, इसलिए यहाँ पे क्लोरीन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, इसमें आप देख सकते हो, तो मेथाइल सिलिकॉन क्लोराइड हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया, मेथाइल सिलिकॉन ट्राइक्लोराइड हो गया। ये क्या, जैसे इसमें 2 मेथाइल है, इसमें क्या होगा, 2 - 1 हो जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा, यानी कि क्लोरीन कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसे कंपाउंड होते हैं, इसी से मिलकर क्या बनता है, ये बनता है R2SiO का एक पॉलीमर्स बनता है। ठीक, तो स्टार्टिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, यही होते हैं स्टार्टिंग मटेरियल्स, इसी का पॉलीमर्स से मिलकर बनता है वो। ओके, इसमें क्या होता है, वाटर से ऐड इसका कराते हैं तब बनता है ये। तो ये सब क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं। ठीक, ये स्टार्टिंग मटेरियल्स का यूज नहीं होता, इसका यूज नहीं करते। ओके, ये जो है स्टॉपिंग मटेरियल्स का काम करता है। तो ये मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगाया हूँ, ये क्या किसके में यूज होता है, स्टॉपिंग, मतलब इसको रोकने के लिए, रिएक्शन जो पॉलीमर्स है इसको रोकने के लिए अंतिम इसका यूज करते हैं, ट्राईमेथाइल सिलिकॉन क्लोराइड का, ट्राईमेथाइल सिलिकॉन क्लोराइड का कब यूज करते हैं, रोकने के लिए करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, जो ये रिएक्शन है इसको रोकने के लिए करते हैं, भी मैं आपको आगे बताऊँगा भी। ठीक, इसका मेथाइल ट्राईमेथाइल सिलिकॉन क्लोराइड का यूज कब करते हैं, रोकने के लिए, तो जो ये बना है कंपाउंड को इसको स्टॉप करने के लिए करते हैं। ठीक, अब देखिए इसका बनाने का प्रोसेस देख लेते हैं। तो देखिए मेथाइल क्लोराइड है, इसमें क्या हुआ, अपने सिलिकॉन के साथ कॉपर के प्रेजेंट में इसको हॉट करते हैं। ठीक, जो मेथाइल क्लोराइड है इसमें क्या करना है, सिलिकॉन ऐड करना है इसको, इसमें क्योंकि ये वाला फॉर्म बनाना है हमको। ठीक, तो क्या करते हैं, मेथाइल क्लोराइड है उसमें क्या करते हैं, सिलिकॉन ऐड कर देते हैं। ठीक, तो हमें क्या होता है, डाईमेथाइल सिलिकॉन क्लोराइड बन जाएगा। ओके, एक बार फिर देख लीजिए, मेथाइल क्लोराइड में सिलिकॉन ऐड करते हैं तो डाईमेथाइल सिलिकॉन क्लोराइड बन जाएगा। ठीक, ऐसा बनेगा। अभी कैसे करते हैं, कॉपर के साथ इसको गर्म करने पे बनता है ये। ओके, अब देखिए अब ये क्या है, जब ये वाला हमारा बन गया, ये स्टार्टिंग मटेरियल्स हमारा ये बन गया, तैयार हो गया स्टार्टिंग मटेरियल्स, इसमें हम वाटर डाल देंगे तो हमारा ये बन जाएगा। ठीक, तो अपने इसमें वाटर डाल देंगे तो डाईमेथाइल सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब इसमें वाटर डालेंगे क्या बनेगा, डाईमेथाइल सिलिकॉन क्लोरीन हट के क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक, अब देखिए ऐसे 3 बन जाएंगे हमारे, ढेर सारे ऐसे हो जाएंगे, ये सब आपस में क्या करेंगे, कंबाइंड बन के एक के बाद एक हो गए, कंबाइंड हो गए, क्या बना लेंगे, एक पॉलीमर्स बना लेंगे। ठीक, ऐसे ढेर सारे 3 बन जाएंगे, ढेर सारे ऐसे बनते जाएंगे, और क्या होंगे आपस में, यहाँ से वाटर एक निकल जाएगा,
एक से एक यहाँ से वाटर निकलेगा, आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, एक पॉलीमर्स बना लेंगे, लंबा सा चैन सा बना लेंगे। ओके, और देखिए ये चेंज होगा, बनता जाएगा, आगे बनता जाएगा। इसको स्टॉप करने के लिए हम स्टॉपिंग मटेरियल्स का यूज करते हैं। तो स्टार्टिंग मटेरियल्स हमारे ये दोनों हैं, ठीक, ये दोनों हमारे स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं। लेकिन स्टॉपिंग मटेरियल्स की बात करते हैं तो देखिए ये एनसीईआरटी लिखता है कि जो चैन लेंथ है ऑफ द पॉलीमर कैन बी कंट्रोल बाई एडिंग CH3 मतलब मेथाइल ट्राई सिलिकॉन क्लोराइड। मेथाइल ट्राई सिलिकॉन क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज करते हैं, विच ब्लॉक द एंड। तो ये क्या कहता है, ब्लॉक कर देता है इसके एंड को, इसके एंड को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद क्या होता है, पॉलीमर्स नहीं बन पाएगा। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर देख लीजिए। जो ये चैन लेंथ है, तो देखिए जो चैन का जो लेंथ है इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्राईमेथाइल सिलिकॉन क्लोराइड को ऐड करते हैं। इंपॉर्टेंट है, तभी क्या होता है, ये जो इसको ब्लॉक कर देता है, इसके एंड को ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद क्या होता है, आगे रिएक्शन नहीं हो पाता है। ओके, तो आगे पॉलीमर्स नहीं बन पाएंगे। ठीक, तो बस अब देखिए इसको स्टॉप करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा ये एंड टाइम था, ये जो ये बना था एंड टाइम, इसे हमने स्टॉपिंग मटेरियल डाल दिया। ये ट्राई मेथाइल सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड है या क्लोराइड है, इसको हमने डाल दिया। ठीक, इसको डालने से ही क्या हो जाएगा, हमारा ये जो होगा रिएक्शन रुक जाएगा। तो यहाँ पे जाके हमारा जितना तक हमको पॉलीमर, जितने नंबर का पॉलीमर्स बनाना है वहाँ तक हम बना सकते हैं। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नीट में क्वेश्चन 2 बार आए हैं, तो इंपॉर्टेंस को याद रखिए स्टॉपिंग मटेरियल्स के बारे में। अब बात करें तो सिलिकॉन बीइंग सराउंडिंग बाय नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप आर वाटर रिपेलिंग इन नेचर। तो सिलिकॉन में क्या है, नॉन जो है क्या है, वाटर रिपेलिंग ग्रुप है, इसीलिए क्या होता है, नॉन पोलर नेचर का होता है। ठीक, सही मैं उल्टा बोल दिया कि जो सिलिकॉन है इसमें क्या है, नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप है, नॉन पोलर वाले एल्काइल ग्रुप है, इसीलिए क्या होता है, वाटर रिपेलिंग नेचर का होता है। ठीक, अब बात करते हैं हाईली थर्मोस्टेबल होता है, बहुत ही ज़्यादा थर्मली स्टेबल होता है। ठीक, और हाईली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक, तो बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक आप बनाते होंगे फिजिक्स में, कैपेसिटर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, हम बनाते कैसे हैं, इसी का इसमें ज़्यादा यूज होता है। ये डाइलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा यूज होता है क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो हाईली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, हाईली थर्मोस्टेबल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए नीट टू 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ मोनोमर ऑफ हाई मॉलिक्यूल मास सिलिकॉन पॉलीमर। तो जो हाई मॉलिक्यूल जो सिलिकॉन का हाई पॉलीमर्स है उसमें ये क्या नाम है, कौन मोनोमर इसमें नहीं है। तो जो ये मेथाइल वाला है इसका ये मोनोमर्स नहीं होता है। ठीक, अब यहाँ पे देख भी सकते हो। ठीक, जो ये देखिए मोनोमर्स किसका है, केवल इसका है, जबकि ये क्या है, मोनोमर्स के बाहर है। ये वाला जो टर्म होता है ट्राई मेथाइल सिलिकॉन क्लोराइड होता है, क्या होता है, बाहर होता है। यही ऑप्शन कौन सा होगा, बी। जो ट्राई मेथाइल सिलिकॉन क्लोराइड है ये क्या होता है, मोनोमर्स में यूज नहीं होता है। ठीक, तो यही है ऑप्शन। जब ये देखिए फिनाइल ये हो सकता है, फिनाइल वाला भी हो सकता है, मेथाइल भी, इसमें सब क्या है, 2 वाले हैं, एक है, इसमें क्या है 3 है, ये वाला यूज नहीं होगा। ये क्या होता है, स्टॉपिंग के लिए यूज होता है। ओके, तो आपके एनसीईआरटी नीट में क्वेश्चन और भी आया है, 2017 सेम क्वेश्चन है। ठीक, इसलिए मैंने बोला नहीं लाया हूँ क्वेश्चन, पर एकदम इस पर क्वेश्चन बहुत बार आया है। ओके, अब बात करते हैं सिलिकेट्स। जो सिलिकेट, अब देखिए हमने सबसे पहले बोला सिलिका यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड पढ़ा, उसके बाद हमने बोला सिलिकॉन पढ़ा, जिसमें क्या होता है, मेथाइल ग्रुप होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं सिलिकेट। तो सिलिकेट क्या है, सिलिका मतलब SiO4 है। ठीक, SiO4 नेगेटिव आयन है। ठीक, SiO4 नेगेटिव आयन, यही इसका फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला क्या है, SiO4 नेगेटिव आयन है, इसका जनरल फॉर्मूला है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहाइड्रल होता है। ठीक, ये दोनों आपको याद करना है, ये दोनों एनसीईआरटी में है। अब बात करता है कि जो है, जो जियोलाइट है, माइका है, फ्लैशपर है, एफ्टर है, इसका क्या है, एग्जाम्पल है सिलिका का। सिलिका एग्जाम्पल क्या है, जियोलाइट है, माइका है, फ्लैशपर है, एफ्टर है, ये सब क्या है, सिलिका का एग्जाम्पल है। ठीक, अब बात करते हैं जो सिलिका है, इसके मतलब कि एनसीईआरटी में आपका नहीं दिया है, एक्चुअली होता है आर्थोपैरा चैन वाला, और 2D और 3D, ऐसे 5 तरह के होते हैं सिलिका। ठीक, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा हूँ। ठीक, यदि आप चाहें तो मैं अलग से बता सकता हूँ आपको। ओके, पर आपके नीट में एक आध बार इससे क्वेश्चन आया है, पर क्या है कि सिलिका में मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है इसके फॉर्म। ठीक, आर्थोपैरा 2D 3D सब का मतलब इसके जो है इसके टाइप नहीं दिए हैं, केवल इसी के बारे में बताया है। ठीक, और आपके नीट में क्वेश्चन बहुत कम ही आए हैं इससे, एक आध क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आया है, और एक क्वेश्चन और आया था, 2 क्वेश्चन अब तक नीट में आया है सिलिका से, सॉरी सिलिकेट से। तो ये बोला बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सिलिकेट्स। तो सिलिकेट का बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट कौन सा होता है, SiO4 नेगेटिव होता है। ठीक, SiO4 नेगेटिव होता है, ये मतलब मत मार दीजिएगा, ये होगा SiO4 नेगेटिव। ठीक, अभी कैसा होता है स्ट्रक्चर, टेट्राहाइड्रल। ये 2 फॉर्म आपका 2 ही चीज़ एनसीईआरटी में लिखा है सिलिकेट्स के बारे में। ओके, देखिए क्या है कि एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, एनसीईआरटी से बाहर पढ़ने चलेंगे तो बहुत ज़्यादा है लंबा। ठीक, तो एनसीईआरटी का पढ़िए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है एनसीईआरटी, इसलिए मैं तो एनसीईआरटी ही पढ़ता हूँ। अब देखिए बात करें हैं जियोलाइट, इस पर भी क्वेश्चन आया आपके नीट में, जियोलाइट। तो ये सभी जितने एनसीईआरटी, केवल एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है नीट में। ठीक, अब बात करें जो जियोलाइट ही क्या है, तो देखिए आपने जो सिलिका वाला फॉर्म पढ़ा है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड,
जो सिलिकॉन वाला फॉर्म पर SiO2 है, इसमें क्या होता है, ऐसे जो नेटवर्क बना होता है ना, एक के बाद ऐसे लंबा सा नेटवर्क बनाया था, मैंने दिखाया था ना, उसमें क्या होता है, कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, एल्युमिनियम आके रिप्लेस हो जाता है, सिलिकॉन को रिप्लेस करके एल्युमिनियम बैठ जाता है उसके जगह पे। तो देखिए ऐसे ऐसे मैंने बनाया था ना, जो सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऐसे ऐसे जो नेटवर्क बनाया था वही है बस सेम, बस उसमें क्या होगा, सिलिकॉन हटा के क्या आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा, उसी को हम बोलते हैं जियोलाइट। ठीक, जियोलाइट कुछ है नहीं, एल्युमिनियम क्या होता है, एल्युमिनियम एटम रिप्लेस बाई फ्यू सिलिकॉन एटम इन 3D नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जो 3D नेटवर्क था सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, उसमें क्या हो गया, एल्युमिनियम एटम आ गया, सिलिकॉन को हटा गया। ठीक, ये क्या बन गया, जियोलाइट बन गया। ठीक, आल्सो नोन एज एल्युमिनियम सिलिकेट्स, तो इसको बोलते हैं एल्युमिनियम सिलिकेट्स भी बोलते हैं इसको, जियोलाइट को। अब देखिए क्या है, जो एल्युमिनियम है ये क्या है, +3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और सिलिकॉन का क्या होता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक, तो देखिए ये एल्युमिनियम के आने के कारण क्या होता है कि इसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, क्योंकि एल्युमिनियम क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है, इसलिए क्या होता है, +3, इसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके, इस स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए। तो एक्वायर्ड क्या होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है ये भी, इसका एल्युमिनियम सिलिकेट भी बोलते हैं। अब बात करें कैटायन लाइक सोडियम पोटेशियम कैल्शियम बैलेंस देयर नेगेटिव चार्ज, तो ये जो नेगेटिव चार्ज इसको बैलेंस बाहर से सोडियम पोटेशियम कैल्शियम भी करके हम बना सकते हैं इसके स्ट्रक्चर के बाहर। ओके, इसके बाहर के स्ट्रक्चर क्या होता है, सोडियम पोटेशियम सबके क्या होता है, कैटायंस इसको बैलेंस करते हैं। ठीक, जियोलाइट में। ओके, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, और देखिए इसका सिंपल एग्जाम्पल फ्लैशपर, जियोलाइट का सिंपल एग्जाम्पल क्या है, फ्लैशपर आपका दिया है एनसीईआरटी में। अब बात करते हैं इसके यूज की, 2 यूज हैं बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों यूज हैं, इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका पहला यूज क्या है, यूज एज कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रियल, तो जो पेट्रोल जहाँ बनता है, पेट्रोल का जो केमिकल्स होता है उसमें इसका यूज करते हैं फॉर क्रैकिंग हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन उसको तोड़ने के लिए, और उसका आइसोमराइजेशन में, उसका आइसोमराइज बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो पहला इसका यूज क्या है कि जो है पेट्रोल में, जो पेट्रोल का जो केमिकल होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन को तोड़ने के लिए, और दूसरा क्या होता है, आइसोमराइजेशन करने के लिए करते हैं। ठीक, बात करते हैं दूसरा। देखिए दूसरा क्या है, जो ZSM5 है, ZSM5 जो है ये एक जियोलाइट टाइप है, क्या कहता है, यूज टू कन्वर्ट एल्कोहलिक डायरेक्ट इनटू गैसोलीन। तो देखिए ZSM जो है इसको यूज करते हैं अल्कोहल को गैसोलीन में बदलने के लिए। तो ZSM का यूज किसमें करते हैं, अल्कोहल को डायरेक्ट हम किसमें बदल सकते हैं, गैसोलीन में। ZSM का यूज किसमें करते हैं, अल्कोहल को गैसोलीन में बदलने के लिए डायरेक्ट। ओके, अब थर्ड क्या है, हाइड्रेटेड जियोलाइट आर यूज इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्डिंग वाटर, मतलब सॉफ्ट करने के लिए। अब देखिए जो हाइड्रेटेड जियोलाइट होते हैं इसको हम यूज कहाँ करते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक, और इस मेथड क्या कहते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड कहते हैं। ठीक, ऑलरेडी आप पढ़ोगे या जानते हो, या एनसीईआरटी में लिखा है, आयन एक्सचेंज मेथड इसको बोलते हैं, ये जो मेथड है। ठीक, ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला इसका यूज होगा, फिर देख लीजिए पेट्रोल में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन तोड़ने के लिए, आइसोमराइजेशन करने के लिए होता है। दूसरा क्या है कि जो ZSM वाला जो है क्या कहता है, अल्कोहल डायरेक्ट गैसोलीन में कन्वर्ट कर सकता है, ये बहुत अच्छा है एजेंट। अब बात करते हैं हाइड्रेटेड जियोलाइट जो है, ये कहता है सॉफ्ट वाटर को, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलता है, इसके मेथड क्या कहते हैं, आयन एक्सचेंज करते हैं। ओके, तो ये है आपके जियोलाइट के बारे में। ओके, तो इंपॉर्टेंट है जियोलाइट क्या होता है, एल्युमिनियम सिलिकेट होता है। ठीक है गाइस, तो इधर ही मैं नहीं, एक क्वेश्चन है अभी, तो ये नीट 2020 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आइडेंटिफिकेशन द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फॉलोइंग, तो हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा इसमें सही है। तो देखिए इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक, सब एनसीईआरटी की लाइन है, एक एक लाइन आपके एनसीईआरटी में मिलेंगे। ठीक, पहला क्या है, CO2 गैस, देखिए बोला CO2 गैस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, CO2 गैस इज यूज टू एज अ रेफ्रिजरेटर ऑफ आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड, गलत है। CO2 जो सॉलिड होता है, CO2 सॉलिड, या इसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। ठीक, CO2 सॉलिड जो होता है वो रेफ्रिजरेटर के रूप में यूज होता है। ठीक, जो CO2 सॉलिड है उसको हम रेफ्रिजरेंट करने का, आइसक्रीम को रेफ्रिजरेंट और फ्रोजन फूड को रेफ्रिजरेंट करने में इसका यूज करते हैं। ठीक, इसका यूज नहीं, CO2 गैस का यूज किसमें करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक को रेफ्रिजरेट करने में। ठीक, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक में इसको मिलाते हैं CO2 गैस को, जबकि CO2 जो सॉलिड होता है इसको हम आइसक्रीम और फ्रोजन फूड में मिलाते हैं। ठीक, तो ये वाला आपका ऑप्शन जो है गलत है। ओके, आपसे पूछा ही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ C60 कार्बन, 660 कंटेंट, जो 660 कंटेंट कितना करता है, 12 6 कार्बन, गलत है, बोला 12 जो है 6 कार्बन जो है 12 कन्वर्ट करते हैं, बस जो 6 कार्बन वाले जो है वो कितने हैं, 12 बता रहा है। ठीक, जबकि कितने होते हैं, 20 होते हैं, एंड जबकि बोल रहा है जो 20 क्या बता रहा है, 5 कार्बन वाले होते हैं। तो 20 कितना बोला है, 5 कार्बन वाले होते हैं, तो उल्टा बोल रहा है, जब ये कितने होते हैं, 12 होते हैं, और ये कितने होते हैं, 20 होते हैं। 6 कार्बन वाले कितने होते हैं, 20 होते हैं, 5 कार्बन वाले कितने होते हैं, 12 होते हैं, किसमें, 660, मतलब कि जो आपका फ्लोरीन है 660 उसमें की बात कर रहा है। ओके, अब बात करते हैं अगला, जो ZSM5 जो है ये क्या है, टाइप ऑफ जियोलाइट है, सही बात है, इज यूज टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू गैसोलीन, सही बात है, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, ये दोनों ऑप्शन गलत है। ओके, अब अगला क्या है, CO2 इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस,
तो ये बात भी सही है, जो CO2 है क्या है, कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है, तो ये दोनों आपका सही है। तो ऑप्शन सी और डी क्या है, सही आंसर है। तो आंसर सी और डी आंसर क्या होगा, सही है, आंसर क्या होगा सी। ओके, तो ये गाइस, तो यही मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूँ। लेक्चर बहुत ही बड़ा है पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी सभी PYQs मैंने इसमें सॉल्व किया, 100% PYQs है, और मैंने बहुत सारे आपका NCERT 100 लाइन टू लाइन कवर किया है। तो प्लीज़ आप देखिएगा, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।